everyone, I hope you all are doing good in your studies. तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं नॉसेट 5 की प्रेपरेशन. सो ऐसे ही रोज़ वीडियोस आती हैं. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज रोज़ 12 बजे नॉसेट 5 की प्रेपरेशन के लिए वीडियोस आ रही हैं, जिसमें मैं सिनेरियो बेस्ड, इंटेलेक्चुअल बेस्ड एंड स्किल एंड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ. आप मेरी पिछली वीडियोज़ भी जाके देख सकते हैं. 145 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं नॉसेट 5 की प्रिपरेशन में, और हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा. अगर आपको नॉसेट 5 की प्रिपरेशन कर रही हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम हम क्वेश्चंस कैसे करें. ट्राई टू डू अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, बिकॉज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ही आपको आएंगे. प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस करिए, एंड साथ ही में आप इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस करिए, जिसमें आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ऑफ चूजिंग द ऑप्शन जो कि है एग्जामिनर पूछता है. ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने चाहिए. उन बच्चों के लिए यही सजेशन है कि डायरेक्ट क्वेश्चन करिए, बट एट अ लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से करिए. क्योंकि देखो, जो प्री का पेपर है उसमें तो आपको क्वेश्चन थोड़े मीडियम लेवल के आएंगे, बट जो मेंस का पेपर होगा उसमें लिटिल बिट डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि सिनेरियो बेस्ड, प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड होंगे. अपनी प्रैक्टिस को, अपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस को फुल ऑन रखिए. अगर कोई बच्चा नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन के लिए मेरे से मटेरियल बाय करना चाहता है, ऐसा ही मटेरियल जिसमें आपको एमसीक्यूज़ के पीडीएफ मिलेंगे प्लस आंसर एंड रैशनल, साथ ही में आपको गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे की पॉइंटर्स हैं. अराउंड 200 की पॉइंटर्स हैं. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर एक सब्जेक्ट्स के. साथ में ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे इन द ईजी लैंग्वेज यू विल गेट, और हर एक प्रीवियस ईयर एम्स का पेपर मिलेगा विद द आंसर की, जो कि आपके प्री के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है. आप ये सब, और साथ ही में आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगी. ये सब आप बाय कर सकते हैं ओनली इन 299 रुपीज़. 299 रुपीज़ में आपको इतना सब मिलने वाला है. बहुत ही अफोर्डेबल पैक है. आप ये बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको एमसीक्यूज, आंसर विद रैशनल, ऑल प्रीवियस ईयर एम्स पेपर विद आंसर की, ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स, गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे इन ओनली 299 रुपीज़. तो बाय करने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. मेरी टेलीग्राम का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और पिन भी कर दूंगी कमेंट सेक्शन में. वहाँ से आप डायरेक्टली आके मेरे से बाय कर सकते हैं, और अपनी जो नॉसेट 5 की प्रिपरेशन है ऐसे ही एमसीक्यू से जो है बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं. बेसिक क्लियर कर सकते हैं नोट से, और गोल्डन पॉइंटर्स तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं. कमेंट कर सकते हैं एंड बाय कर सकते हैं मेरे से. अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 146 क्वेश्चन है. अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर डेली स्पूटम स्पेसिमेन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अ क्लाइंट. व्हेन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स टू कलेक्ट दीज स्पेसिमेंस. ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है. ये क्वेश्चन पहले भी एम्स के पेपर्स में देखा गया है, और इजी क्वेश्चन है. मोस्टली बच्चों को पता होता है, कि तब भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो डेली स्पूटम स्पेसिमेन है, अगर किसी क्लाइंट का कलेक्ट करने के लिए कहा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने नर्स को, तो वो कब करेगी? आफ्टर एक्टिविटी, बिफोर मील, ऑन अवेकिंग, या फिर बिफोर अ रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट. इट्स ऑब्वियस ऑन अवेकिंग, जो हमें बोला जाता है अर्ली मॉर्निंग. इवन की ब्रश भी नहीं किया होना चाहिए. उस टाइम का स्पूटम जो है डेली स्पेसिमेन कलेक्शन जो है उस टाइम के स्पूटम से किया जाता है. जैसे ही बंदा सुबह सुबह उठता है, उसका जो स्पूटम होता है, बिकॉज क्या होता है ऑन द नाइट टाइम, क्या होता है कि जो स्पूटम है वो म्यूकस प्लग्ड इन हो चुका होता है, और जब हम उसको एग्जर्बेट करते हैं सुबह सुबह, तो वो प्रॉपरली जो है फॉर्मेशन उसकी बन के आती है. दैट्स वाई ऑन द अवेकिंग जो है स्पूटम स्पेसिमेन के लिए, स्पूटम कल्चर के लिए जो स्पूटम कलेक्शन है ऑन दिस टाइम किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. न्यू पेरेंट्स आस्क अ नर्स हाउ टू केयर फॉर अ बेबीज अम्बलाइकल कॉर्ड स्टम्प. व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग. एक पेरेंट आस्क कर रहा है नर्स से कि जो बेबी की अम्बलाइकल कॉर्ड का स्टम्प होता है उसकी कैसे केयर करनी चाहिए, तो नर्स उन्हें क्या टीच करेगी. एक्सपेक्ट अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ ड्रेनेज, कीप द एरिया मॉइस्ट विद स्टराइल normal saline, provide sponge bath until the stump falls off, cover the side with a small sterile gauze dressing ट्वाइस अ डे. क्या किया जाता है कि उसको सिर्फ स्पॉन्ज बाथ दिया जाता है, तब जब तक वो खुद ब खुद फॉल ऑफ नहीं कर जाता. उस पर कोई ऑयल नहीं लगाया जाता, कोई पाउडर नहीं लगाया जाता, कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया जाता. वहाँ पे सिंपल उसको स्पॉन्ज बाथ करते हैं और वो खुद ब खुद ही फॉल ऑफ हो जाता है.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आफ्टर रिसेक्शन ऑफ अ लोअर लोब ऑफ अ लंग, अ क्लाइंट हैज़ एक्सेसिव रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस, विच इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट. सो जब एक लोअर लोब ऑफ द लंग का क्लाइंट का रिसेक्शन हुआ है तो उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस आ रही हैं. सो ऐसा कौन सा नर्सिंग एक्शन है जो कि नर्स इस टाइम इम्प्लीमेंट करेगी. पोस्टरल ड्रेनेज, टर्निंग एंड पोजिशनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एक्सपेक्टोरेंट, या फिर प्रिकॉशन एंड वाइब्रेशन टेक्निक. सो इसमें हम कुछ नहीं करते. ऑब्वियसली जब किसी की लंग रिसेक्शन होता है सो एक्सेसिव सिक्रीशंस देखी जाती हैं, तो इसमें हमें टर्निंग एंड पोजीशनिंग करनी होती है, जस्ट बिकॉज ताकि जो लंग्स है उनका सिक्रीट आउट होता रहे, जितना भी म्यूकस है वो बाहर आता जाए एक टर्निंग से. इज अ राइट ऑप्शन. पेशेंट को एक्सेसिव सिक्रीशंस देखी जाती हैं. दैट्स वाई इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन, इंडिपेंडेंट भी पूछा है उन्होंने, वो खुद ब खुद यही कर सकती है इंडिपेंडेंटली. मतलब ये देखो क्वेश्चन में लिखा है इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन, खुद वो क्या कर सकती है इस चीज़ के लिए, वो पेशेंट को टर्न एंड पोजिशन कर सकती है उसकी चेंज, ताकि जो भी उसका एक्सेक्रीशंस है वो हिलते डुलते बाहर आ जाए. ठीक है, एक ही पोजीशन पे वो इंडिपेंडेंट नहीं. हाँ, अगर लिखा होता है डिपेंडेंट विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर तो हम कोई और चीज़ें भी ले सकते थे, बट यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन. सो ऐसा ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है जब आप एक आधा अक्षर बीच में छोड़ जाते हो. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड इन द क्वेश्चन. ना ही कोई एडिशन करिए क्वेश्चन में, ना ही कोई सब्सट्रैक्शन करिए. जो क्वेश्चन लिखा है उस हिसाब से ही आपको ऑप्शन टिक करना है. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन हमारा कह रहा है नर्स इज डिस्चार्जिंग अ क्लाइंट फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ यूनिट हु हैज़ बीन ट्रीटेड फॉर मेजर डिप्रेशन, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट थेराप्यूटिक एट दिस टाइम. सो अगर एक नर्स डिस्चार्ज कर रही है मेंटल हेल्थ यूनिट से एक पेशेंट को, उसको मेजर डिप्रेशन था, तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट होगी जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक होगी. आई एम गोइंग टू मिस यू, वी हैव बिकम गुड फ्रेंड्स, आई नो यू आर रियली गोइंग टू बी ऑल राइट व्हेन यू गो होम, कॉल द कॉन्टैक्ट नंबर यू वर गिवन इफ़ यू हैव एन इमरजेंसी, दिस इज़ माई फोन नंबर, कॉल मी टू लेट मी नो हाउ यू आर डूइंग. सो देखो, पहली बात तो एक और बात बता दूं, जब भी हम किसी मेंटल हेल्थ यूनिट में एक पेशेंट के साथ कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट इन द सेंस उसके साथ एक आईपीआर मेंटेन करते हैं. सो जो मेंटल हेल्थ यूनिट्स होते हैं उसमें पेशेंट जल्दी मेंटली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, उनका एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है स्टाफ नर्स के साथ. सो उनका जो डिस्चार्ज प्लान है वो उनकी ओरिएंटेशन फेज में ही स्टार्ट कर दिया जाता है, उसे प्रिपेयर कर दिया जाता है कि उसको हमने तुम्हें एक ना एक दिन यहाँ से डिस्चार्ज होके भी जाना है. सो देखो, थेराप्यूटिक एट द सेम टाइम उस पेशेंट को हम ऐसा फील नहीं कराएंगे कि हम भी मिस कर रहे हैं वो भी मिस कर रहा है, बिकॉज उससे क्या होगा, वो प्रॉपरली घर पे रह नहीं पाएगा और डिप्रेशन वाला पेशेंट है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट गुड, क्योंकि आई एम गोइंग टू मिस यू उसको क्या और डिप्रेस करेगा कि मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ. दूसरा, आई नो यू आर रियली गोइंग टू बी ऑल राइट व्हेन यू गो होम, नो, बिकॉज क्योंकि ऐसा क्या होता है जब तुम घर जाते हो कहीं वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए, अपनी मेडिसिन लेना ना छोड़ दे. सो दैट्स वाई ये भी स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल गलत है. येस, थर्ड स्टेटमेंट इज़ ऑल गुड, दैट कॉल द कॉन्टैक्ट नंबर, जब भी कोई एमरजेंसी होगी तो तुम कॉल करके पूछ सकते हो. और हमने एमरजेंसी वर्ड इसमें ऐड किया है जस्ट बिकॉज टू स्पेसिफाई कि वो कभी भी किसी भी टाइम फ्री हो या फिर उसका मन करे तब कॉल ना करे, जब एमरजेंसी हो तभी उसको कॉल करना है. सो दिस इज़ फोर्थ ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग, सो द राइट ऑप्शन इज़ थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है ऑन द सेकेंड डे आफ्टर एडमिशन अ सुसाइडल क्लाइंट आस्क नर्स व्हाई आई एम बीइंग वॉच अराउंड द क्लॉक एंड व्हाई कांट आई वॉक अराउंड द एंटायर यूनिट, विच रिप्लाई इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट. तो सेकेंड डे ऑफ एडमिशन में एक सुसाइडल क्लाइंट कह रहा है कि मैं इस वॉच को देख रहा हूँ अराउंड क्लॉक को, सो मैं यहाँ पे क्यों इंटायर यूनिट में वॉक नहीं कर सकता. ठीक है, विच रिप्लाई इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट. ऑब्वियसली सुसाइडल क्लाइंट है, हम उसको ऐसे कहीं भी फ्रीली नहीं छोड़ सकता कोई भी स्टाफ. सो उसका रिप्लाई होगा व्हाई डू यू थिंक वी आर ऑब्जर्विंग यू, what makes you think we are observing you, we are concerned that you might try to harm yourself, we are following your doctor orders, so there must be a reason. सो देखो, वाई आई एम बीइंग वॉच अराउंड द क्लॉक मतलब उसको ये कहने का मतलब है कि मेरे को तुमने निगरानी में क्यों रखा है, वाई आई एम अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑल द टाइम. सो देखो, अगर कोई सुसाइडल पेशेंट है सो फर्स्ट रूल होता है नर्स का उसको अंडर द ऑब्जर्वेशन रखना. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखे. बट अगर पेशेंट सुसाइडल अटैम्प्ट वाला हमसे ये पूछ रहा है कि आपने मेरे को
अंडर द ऑब्जर्वेशन क्यों रखा हुआ है? सो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी क्लूज एंड विदाउट एनी डिफ्यूज हमें उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना कट किए बात करनी है, ओपन एंडेड आंसर देते हैं पेशेंट्स में कि वी आर कंसर्न दैट यू माइट ट्राई टू हार्म योर सेल्फ। दिस इज़ एन ओपन। जब भी ऐसे डिप्रेशन पेशेंट, किसी भी पेशेंट से बात करो, ओपन एंडेड कॉन्वर्जेशन करो जिसमें ना कि ज़्यादा फालतू बोलना है ना कि ज़्यादा कम बोलना है, उसको प्रॉपरली ही बताओ व्हाट इज़ द रीज़न। सो वी आर कंसर्न दैट यू माइट ट्राई टू हार्म योर सेल्फ इज़ द बेस्ट रिप्लाई एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्लाई बाय द नर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद द मिक्स इन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, व्हाट शुड द नर्स एंटिसिपेट एज अ क्लाइंट्स प्राइमरी प्रॉब्लम। सो देखो, एक बार आप अगर ऐसे ही एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरे से बाय कर सकते हो ऐसी एमसीक्यूज़ के बहुत सारे पीडीएफ जिसमें आपको आंसर प्लस रैशनल मिलने वाले हैं। साथ ही में आपको ऑल एम्स के प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाले हैं विद आंसर कीज़, एंड साथ में आपको ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग इज़ गोल्डन की पॉइंटर्स आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं इन्हीं में। ये सब की सब चीज़ें आपको ओनली 299 रुपीज़ में मिल रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन आप इस मटेरियल से बहुत ही अच्छी कर पाएंगे गारंटी के साथ, बिकॉज सब कुछ है इसमें नॉर्सेट 5 के रिलेटेड। सो अगर आपको बाय करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, और मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन भी कर रखा है। सो आप पिन कमेंट्स पे जाके अपना जो सारा का सारा ये मटेरियल है बाय कर सकते हैं, एंड अपनी नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। एंड बाय करने के लिए आप कमेंट पे जाएं एंड फोटो स्टेट करवा लीजिए, बिकॉज इट इज़ इन लाइफ लॉन्ग इम्पॉर्टेंट नोट्स जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। सो क्वेश्चन था, क्लाइंट इज डायग्नोज विद एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद अ मिक्स्ड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, व्हाट शुड द नर्स एंटिसिपेट एज अ क्लाइंट प्राइमरी प्रॉब्लम। सो एक पेशेंट को एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, उसको थोड़ी सी एंग्जाइटी भी है और मिक्स्ड डिप्रेशन है, तो नर्स का प्राइमरी कंसर्न क्या रहेगा कि इसकी प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है इतना सब होने के लिए। लो सेल्फ एस्टीम, डेफिशिएंट मेमोरी, इंटॉलरेंस टू एक्टिविटी, डिस्टर्ब्ड पर्सनल आइडेंटिटी। ऑब्वियसली जब किसी पेशेंट की लो सेल्फ एस्टीम होती है ना, वो कहीं खुद को एडजस्ट कर पाता है, और जब भी कहीं नई स्पेस में जाता है, न्यू पीपल से मिलता है, नए ग्रुप्स में बैठता है, तो उसको लिटिल एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन फील होता है। ही इज़ नॉट एबल टू confront everyone and he's not able to talk to everyone effectively. So low self esteem वाले पेशेंट में ये सब देखा जाता है। So this is the primary problem. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड अ नर्स आइडेंटिफाई एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिहेबिलिटेशन ऑफ अ क्लाइंट एडिक्टेड टू एल्कोहल। सो अगर कोई क्लाइंट है एडिक्टेड टू एल्कोहल है, उसके रिहेबिलिटेशन में ऐसा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि नर्स आइडेंटिफाई करेगी? मोटिवेशनल रेडीनेस, एबिलिटी ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, एक्सेप्टिंग एटीट्यूड ऑफ अ क्लाइंट फैमिली, क्वालिटेटिव लेवल ऑफ क्लाइंट फिजिकल स्टेट। सो देखो, इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट मोटिवेशनली रेडीनेस में है कि उसको अल्कोहल छोड़नी है रिहेबिलिटेशन में, सो दिस इज़ द सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि देखो एट द सेम टाइम उसे अगर मोटिवेशन नहीं है तो वो दोबारा से अल्कोहल जो है कंज्यूम करता रहेगा। सो सबसे ज़्यादा रिहेबिलिटेशन फैक्टर में होता है मोटिवेशनल रेडीनेस, ठीक है। So motivational readiness is a very important key for a rehabilitation if a person is addicted to the alcohol. सो नेक्स्ट पे चलते हैं। अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट विद ऑस्टियोपोरोसिस इंक्लूड एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइजेस, कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड डेली वाइटामिन्स। हाउ डज अ नर्स डिटरमाइन दैट द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ थेरेपी इज अटेन्ड। तो अगर हम किसी क्लाइंट का प्लान ऑफ केयर बना रहे हैं, उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, उसमें उसको हमने एक्टिव पैसिव एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं और डेली वाइटामिन्स दे रहे हैं, तो ऐसा कौन सी चीज़ है, हमें पता चलेगा कि ये जो थेरेपी है ये वर्क कर रही है। मोबिलिटी इंक्रीज, फ्यूअर मसल spasm occur, there is a more regular heartbeat, there are fewer bruises than before therapy. Obviously अगर उसकी mobility increase हुई है, that means कि जो पेशेंट के ऊपर ये थेरेपी है जिसमें हम एक्टिव पैसिव एक्सरसाइजेस दे रहे हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, डेली वाइटामिन्स दे रहे हैं, ये वर्क कर रही है। क्योंकि देखो जब मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है इन सब चीज़ों से, ये जो
ये जो हम उसको क्लियर प्लान में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि जो डीमाइलिनेशन ऑफ द बोन्स है वो कम होगी एंड जो बोन्स हैं वो मोर एक्टिव होंगी, और उससे क्या होगा, जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से होगी जो सप्लीमेंट्स ले रहा है, और उसकी जो बोन्स हैं वो और ज़्यादा अब मूवमेंट करने लगेंगी. सो दिस इज़ द राइट डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ अ थेरेपी जब उसकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट फॉर अ पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस विच फैक्टर इन अ क्लाइंट हिस्ट्री इंक्रीज द रिस्क फॉर दिस डिसऑर्डर. अगर एक नर्स असेस कर रही है क्लाइंट को जिसको ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा है, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस डिसऑर्डर को इंक्रीज करता है. एस्ट्रोजन थेरेपी, हाइपोपायरोथायरिज्म, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, एक्सेसिव कैल्शियम इनटेक. सो ऑब्वियसली अगर पेशेंट जो है प्रोलॉन्ग टाइम से इमोबाइल है, तो इससे क्या होगा, जो उसका बोन प्रोडक्शन है ऑस्टियोब्लास्ट का, ऑस्टियोब्लास्ट से जो बोन प्रोडक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जो ऑस्टियोक्लास्ट है उनकी रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी. दिस इज वाई जो उसको ऑस्टियोपोरोसिस होने का ज़्यादा खतरा है. सो प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. Next question है, client who is 28 weeks with her second pregnancy experience increased edema in the lower extremities. The nurse advised rest with the legs elevated and provides dietary instruction. What else does the nurse suggest? तो अगर एक client है 28 weeks gestation में है, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में है, उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी है, वो लिटिल बिट एडिमा इंक्रीज एडिमा जो है उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में एक्सपीरियंस कर रही है. सो नर्स उसको एडवाइस कर रही है कि रेस्ट करो और अपनी लेग्स को एलिवेट करो, और डाइटरी इंस्ट्रक्शंस दे रही है. उसके अलावा वो उसको क्या सजेस्ट करेगी, उसके अलावा a preferred diet will include favorite foods. A nutritionist should be involved in planning a diet. The food select do not need to have a low salt content. The client should be referred to the healthcare provider at a prenatal clinic. So first of all you know that कि थर्ड ट्राइमेस्टर में एडिमा जो होता है वो नॉर्मली होता ही है, हर एक पेशेंट में देखने को मिलता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में. सो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, अगर आपने उसको ये बोल दिया है, एडवाइस कर दिया है रेस्ट का और लेग एलिवेटेड का एंड प्रोवाइड डाइटरी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, तो इनमें से और कौन सी चीज़ आप उसको सजेस्ट करोगे. सो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि कौन सा ऑप्शन राइट है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर किसी को ऐसा ही कंटेंट मेरे से बाय करना है, सो आप बाय कर सकते हैं ओनली इन 299 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. इसमें आपको MCQs के PDF आंसर विद रैशनल मिलेंगे, गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे जो कि 200 प्लस है, एम हर एक ऑल प्रीवियस ईयर एम्स के पेपर मिलेंगे, साथ ही में आपको ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आप ये सब में से बाय कर सकते हैं ओनली इन 299 रुपीज़. एंड डू हार्ड वर्क. All the best. Bye.